Hello students, this is the second part of the chapter Nationalism in India. Now in this topic we will discuss first topic is toward civil disobedience. फरवरी 1922 का समय है स्टूडेंट। महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कई जगहों पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हिंसक हो रहा है और सत्याग्रह को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कांग्रेस में भी लीडर्स जो थे एक नए तरीके के स्ट्रगल से जूझ रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ लीडर्स जो थे इलेक्शन के जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होते थे उसमें जाना चाहते थे और कुछ लोग जो थे कांग्रेस की पार्टी में वो ब्रिटिशर्स की तरफ मतलब पॉलिटिकल पॉलिसीज में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो कुछ लोग यंग लीडर्स थे जो कि पूरी तरीके से रेडिकल जो बहुत ही एगिटेशन होता है, रेडिकल मतलब जो अपने स्वराज को पूरी तरीके से हासिल करना, उस तरह की पॉलिसीज में बिलीव करते थे। जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म कर ली थी कांग्रेस के अंदर ही। क्यों? क्योंकि उन्हें काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाना था। लेकिन कुछ बहुत ही यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये सिचुएशन उस समय चल रही थी। साथ ही साथ इंडिया में, भारत में क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी कि पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन का समय चल रहा था, पूरे विश्व में। मतलब डिप्रेशन वो समय होता है स्टूडेंट्स जब पूरी तरीके से हर चीज़ के प्राइजेस जो होते हैं एसेंशियल चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन लोगों की जो बेसिक नीड होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। वो बहुत ही खाना हो गया या फिर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके दाम इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती जितना कि चीज़ों को महंगे कर दिया जाता है। वो डिप्रेशन का समय चल रहा था। भारत में भी उसका असर पड़ा। एग्रीकल्चर प्राइजेस जो थे वो गिरने लगे पूरी तरीके से। 1930 तक आते आते सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई और एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फेल, एक्सपोर्ट डिक्लाइन। जब एग्रीकल्चर गुड के प्राइजेस गिरने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी गिर गया और यहाँ के किसानों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा था और उनको ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू टैक्स भी पे करना पड़ता था। और 1930 तक आते आते पूरी कंट्री जो थी पूरी तरीके से टर्मोइल में फंस गई, पूरी तरीके से कंडीशन हमारे देश की हो गई। इसके साथ ही साथ क्या हो रहा था, ब्रिटेन में एक ट्रॉय गवर्नमेंट बनाई गई थी और ये ट्रॉय गवर्नमेंट के जो हेड कह सकते हैं वो थे सर जॉन सिमोन। अब ये ट्रॉय गवर्नमेंट जो बनाई गई थी इसको बनाया क्यों गया था? सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब ये जो ट्रॉय गवर्नमेंट ये जो ब्रिटेन में बनी थी सर जॉन सिमोन के अंडर में एक कमीशन बनाया गया था। सर जॉन कमीशन इसके हेड थे और ये बनाया इसलिए गया था ताकि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो हमारा जो संविधान से रिलेटेड जो सिस्टम था उसको देखने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में, ये जो कमीशन बनाया गया था जिसके सर जॉन सिमोन हेड थे, इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। जब सर सिमोन कमीशन भारत में आया तो यहाँ के लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया और जब वो आए तो लोगों ने कहा गो बैक सिमोन। गो 1928 में जब ये कमीशन आया तो उसको लोगों ने कहा गो बैक सिमोन। सारी पार्टीज कांग्रेस के साथ में और मुस्लिम लीग पार्टी सबने इसके खिलाफ इस डेमोन्स्ट्रेशन में इसमें पार्टिसिपेट किया। और लॉर्ड इरविन The Viceroy Lord Irwin announced a vague offer of dominant status for India in an unspecified future, a round-table conference to discuss the future constitution. 1929 में लॉर्ड इरविन ने क्या किया? एक तरीके से भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि उन्होंने मतलब जैसे कि मुंह से कह दिया कि हाँ भारत को आज़ादी मिल जाएगी, स्वराज मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अनस्पेसिफाइड फ्यूचर के लिए ये चीज़ कही थी। मतलब कब होगा, कैसे होगा, इसका कुछ भी नहीं कहा गया था अपनी एक कॉन्फ्रेंस में। मतलब मुंह से उन्होंने कहा था, पेपर वर्क पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि इंडिया को कब स्वराज मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिससे कि हमारे कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए। और जो कांग्रेस में रेडिकल लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके थे इस चीज़ से। और उसके बाद 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में लाहौर कांग्रेस में किस चीज़ की डिमांड रखी गई? पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और 26 जनवरी 1930 को ऐसा डिक्लेयर किया गया कि इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाएगा। बट लेकिन सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन कुछ ज़्यादा खास इसमें भारत के लोगों को जीत हासिल नहीं हुई। So Mahatma Gandhi find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. तो महात्मा गांधी जी कुछ और मेजर्स और तरीकों को ढूंढने लगे कि कैसे ये चीज़ होगी। सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
गांधी जी ने देखा जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, एक बहुत ही पावरफुल एक सिंबल है जो कि देश के लोगों को यूनाइट करके रख सकता है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक लेटर इरविन को लिखा और उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी। कुछ डिमांड तो बहुत ही कॉमन थी और कुछ डिमांड जो थी कुछ ऐसी थी, कुछ कुछ क्लासेस के लिए थी, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के लिए थी, कुछ पीजेंट्स के लिए थी, वर्कर्स के लिए थी। लेकिन इन सारी डिमांड में से सबसे ऊपर डिमांड क्या थी? सबसे ऊपर जो डिमांड थी वो थी टू अबॉलिश दी सॉल्ट टैक्स, कि जो नमक कानून है उसको हटा दिया जाए। क्योंकि उनका, गांधी जी का मानना था कि नमक एक ऐसी चीज़ है कि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, हर कोई उसको यूज़ करता है। गवर्नमेंट ने मोनापोली बना रखी थी, अपना एकाधिकार बना रखा था नमक के प्रोडक्शन के ऊपर। और गांधी जी ने एक तरीके से लोगों को ब्रिटिशर्स का असली चेहरा भी दिखा दिया। गांधी जी ने जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने एक चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी डिमांड जो है 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो वो एक सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन को लॉन्च करेंगे। लॉर्ड इरविन ने किसी भी तरीके से नेगोशिएशन, समझौता नहीं किया। तो गांधी जी ने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च जो थी उसको स्टार्ट कर दिया। जिस समय उन्होंने इसको स्टार्ट किया था उनके साथ उनके 78 फॉलोअर्स भी थे, वॉलंटियर्स थे, और 240 माइल्स तक इस मार्च को कवर किया गया। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हुए गुजरात के जो कोस्टल टाउन दांडी कोस्टल टाउन एरिया है वहाँ पर पहुँचे। 24 दिन इनको लग गए, वॉक फॉर 24 डेज और अबाउट 10 माइल्स अ डे, मतलब एक दिन में वो 10 माइल तक चलते थे। और बहुत हज़ारों लोग जो थे गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। फाइनली 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे और यहाँ पे जाके उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को, नमक कानून को वायलेट कर दिया, तोड़ दिया। बाई मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके, बना के, बाई बॉइलिंग द सी वाटर, जो सी वाटर होता है उसके पानी को बॉईल करके उन्होंने नमक बनाया और इस नमक कानून को तोड़ दिया। और इस तरीके से सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। अब लोगों से ये कहा जा रहा था, गांधी जी ने ये कहा कि लोग पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दें कि किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करेंगे। पहले क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना, लेकिन अब गांधी जी ने ये कहा था कि अब पूरी तरीके से कॉलोनियल रूल जो कानून बनाए गए हैं उसको ब्रोक डाउन करना है। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ब्रोक दी सॉल्ट लॉ, और हज़ारों लोगों ने कंट्री में अलग अलग जगहों पे सॉल्ट लॉ जो था, नमक कानून था, उसको तोड़ दिया। उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी जी ने किया था। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, उसका बहिष्कार किया गया, और किसानों ने मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके का रेवेन्यू पैसा नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जब किसी भी जो विलेज होता है कोई, तो विलेज को देखने के लिए वे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक तरीके से उसकी चौकीदारी करने के लिए टैक्स लेते थे। तो ये भी मना कर दिया गया कि ये भी नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ लोगों ने जो फॉरेस्ट लॉ बने थे कि लोगों को, विलेजर्स को जंगल में नहीं जाने दिया जाता था, उस तरह के कानूनों को भी तोड़ दिया। गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेज द कैटल, जो रिजर्व फॉरेस्ट जो बना दिए गए थे कि जहाँ कोई नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर भी अब लोग जा रहे थे, लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, अपने अपने जानवरों को चारा चराने के लिए ले जाना, ये सब चीज़ें करने लगे। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। और अब्दुल गाफर खान, जो कि महात्मा गांधी को अपना एक डिवोटी मानते थे, उनको भी 1930 में अरेस्ट कर लिया गया था। और जो जनता थी वो बहुत ही नाराज़ हो गई, क्राउड बहुत ही एंग्री हो गई, और लोगों ने पेशावर की जो सड़कें होती थी वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया, वहाँ पे रैली निकाली, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए। महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हो गए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस स्टेशन, शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने भी पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, हर जगहों पे अटैक किया। गवर्नमेंट जब इतना ज़्यादा डर गई थी तो उसने भी क्या किया, बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही क्रूअल तरीके से लोगों के ऊपर अटैक किया। और जो शांत सत्याग्रही होते हैं उनको, पीसफुल सत्याग्रहियों को अटैक किया, महिलाओं को, बच्चों को मारा, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। इस तरह की सिचुएशन में गांधी जी को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया, और वो लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते में समझौता किया 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि गांधी जी को जो कि लंदन में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करना था।
गांधी जी ने लंदन की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया और उन्होंने ये कहा कि जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर्स जो जिनको अरेस्ट किया गया, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। 1931 में गांधी जी लंदन चले गए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करी और लेकिन किसी भी तरीके का समझौता नहीं हुआ और गांधी जी को निराश होकर वापस आना पड़ा। जब वो यहाँ वापस आए तब उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब्दुल गाफर खान, जवाहरलाल नेहरू ये सब जेल में थे, कांग्रेस पार्टी को इलीगल मान लिया गया था और इस तरीके से गांधी जी के ने ये सब देखा कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ क्या किया, एक तरीके से उनको चीट किया है। महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से लॉन्च किया और फाइनली उसके बाद 1934 तक आते आते इस मूवमेंट ने अपनी चीज़ें, अपनी अहमियत को खो दिया। नाउ हाउ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ अलग अलग लोग थे, जैसे कि कंट्री साइड में कौन थे? कंट्री साइड में आपके बहुत ही अच्छे जो रिच जो किसान होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, समुदाय होते हैं, वो थे। जैसे गुजरात के पटीदार, उत्तर प्रदेश के जट। तो इन्होंने इनका भी क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर तो हो ही गया था, पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो गई थी। इनके ऊपर भी डिप्रेशन की मार पड़ी थी, सारी चीज़ों के दाम गिर रहे थे। अब इनकी कैश इनकम जो इनकम थी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही थी और ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। तो इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए और इसीलिए रिच पीजेंट जो अच्छे जो लेवल के फार्मर्स होते हैं, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए। कब? जब गांधी जी ने 1931 में मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था और रेवेन्यू टैक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। तो जब ये मूवमेंट दोबारा से 1932 में स्टार्ट किया गया था, इसीलिए बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। सेकेंड, दूसरी कैटेगरी थी पुअर पीजेंट्स, जो बहुत ही गरीब पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड भी यही थी कि मतलब रेवेन्यू को लो कर दिया जाए। मतलब उनकी डिमांड सिर्फ यही नहीं थी कि रेवेन्यू को लो कर दिया जाए, टैक्स को कम कर दिया जाए। उनका ये मानना था कि वो ये चाह रहे थे कि पूरी तरीके से जो टैक्स वो पे नहीं कर पाए हैं उसको माफ़ कर दिया जाए और लैंडलॉर्ड जो हैं उनके ज़मींदार जो हैं वो उनको पूरी तरीके से टैक्स उनका माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि डिप्रेशन का समय था और किसानों के पास किसी भी तरीके की इनकम नहीं थी और जो किसान जो खेती बाड़ी कर रहे थे और जो जिनके पास लैंड भी नहीं होती थी, जो किराएदार की तरह लैंड पे काम करते थे, उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही थी रेंट को पे करने में। लेकिन जो कांग्रेस जो थी वो किसी भी तरीके से पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी और ये जो पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स थे, जो गरीब थे, जो नो रेंट कैंपेन चला रहे थे कि उन्हें कोई रेंट नहीं देना है, तो कांग्रेस ने इसमें इनकी मदद नहीं की थी। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट ना मिलने की वजह से क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे, जो गरीब फार्मर्स थे और कांग्रेस के बीच में जो रिलेशन थे काफ़ी ख़राब हो गए। नेक्स्ट जो आपकी जो ग्रुप था जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन दिखाया था, वो था आपका मर्चेंट्स एंड ट्रेडर, जो व्यापारी होते थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। तो उनको क्या दिक्कत आ रही थी? उनको ये दिक्कत आ रही थी कि कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसी बना रही थी, क्योंकि ऐसी बनाती थी क्योंकि उनको बिजनेस करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फॉरेन गुड्स आता था और फॉरेन गुड जब बाहर से आता था तो उनका सामान नहीं बिक पाता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक तरीके से फिक्की फेडरेशन का फाउंडेशन बनाया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1929 में बनाया गया और इसको सपोर्ट करने वाले उस समय के बहुत ही अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, डी डी बिरला, ताकि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो अच्छे से व्यापार कर पाएँ और अपना काम ठीक से कर पाएँ। इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ उन्होंने फाइनेंशियल मदद भी करी और पैसे से भी मदद करी और उन्होंने मना कर दिया किसी भी तरीके से वो अब विदेशी सामान में ना ही इसको खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। नेक्स्ट ग्रुप जिसने पार्टिसिपेट किया था वो था आपका इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, एक्सेप्ट नागपुर रीजन जो था वहाँ के वर्कर्स ने थोड़ा पार्टिसिपेट किया था और कुछ वर्कर्स ने, नागपुर के वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि उनकी वेजेस बहुत कम हैं और उसको बढ़ाया जाए और
फॉरेन का जो सामान है उसको उन्होंने बहिष्कार किया था, उसका बहिष्कार किया था, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी उसको इम्प्रूव किया जाए, ये उनकी डिमांड थी। जो लास्ट ग्रुप था जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था वो वुमेन्स थी। वुमेन्स भी जो थी, महिलाओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। वो अपने घरों से निकल के गांधी जी को सुन रही थी और उन्होंने मार्च में, रैलीज में पार्टिसिपेट किया था, नमक बनाया था, और विदेशी जो सामान होता है, कपड़े होते हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, उनको भी हटाने में मदद की थी। बहुत सी महिलाएं जेल भी गई, और अर्बन एरियाज़ की वुमेन्स, जो शहरी महिलाएं होती हैं या जो रूरल महिलाएं होती हैं, सब एक तरीके से गांधी जी के सपोर्ट में खड़ी हुई, और उन्होंने गांधी जी के मैसेज को इस तरीके से देखा कि ये उनकी ड्यूटी है कि अपने देश के लिए वो काम करें। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमियां क्या क्या थी? सबसे पहले तो जो कांग्रेस थी उसने दलितों को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि वो जो हाई कास्ट के जो हिंदू होते हैं जिसे सनातनीस कहा जाता है, वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि स्वराज तब तक नहीं मिल सकता है, हमें 100 साल तक नहीं मिल सकता है जब तक हम दलितों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने दलितों को अनटचेबल्स, जिनको छूना भी मना होता है कहा जाता था, उनको एक नया नाम दिया, हरिजन। हरिजन का मतलब हरि के बच्चे, भगवान के बच्चे। उन्होंने एक सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया जिससे कि दलितों को मंदिरों में जाने की परमिशन मिले, उन्हें जो कुएं हैं, जो गांव के जो पब्लिक वेल्स होते हैं, उसमें उन्हें पानी पीने दिया जाए। साथ ही साथ वो हर तरीके की रोड, स्कूल का इस्तेमाल कर सके। इस काम को गांधी जी ने खुद किया। उन्होंने अपने आप टॉयलेट जो होते थे उसको साफ किया, ये दिखाने के लिए जो भंगी होता है, जो टॉयलेट साफ करता है, उसका काम भी उतना ही डिग्निफाइड है जितना कि हम अपना काम मानते हैं। भंगी जो स्वीपर्स होते हैं उनको कहा जाता है। परसुएटेड दी अपर कास्ट, साथ ही साथ उन्होंने अपर कास्ट के हिंदुओं को भी ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने दिलों को बदलें, और ये जो अपने दिलों में उनके जो एक जो पाप बैठा है कि अनटचेबिलिटी कुछ होती है, उसको अपने दिलों से निकाल दें। ये पहली कमी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को 1930 में बनाया, और बी आर अम्बेडकर का क्लैश किसके साथ हुआ? महात्मा गांधी जी के साथ, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में, जब ये डिमांड आई कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। और व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीड द अम्बेडकर डिमांड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अम्बेडकर की बी आर अम्बेडकर जी की इस डिमांड को मान लिया था, लेकिन गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर दलितों का अलग से इलेक्ट्रोड सिस्टम होगा तो जो इतना सब जो मूवमेंट चल रहा है सोसाइटी में, वो पूरी तरीके से धीमा पड़ जाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड द गांधी जी पोजिशन, और गांधी जी की इस पोजीशन को समझते हुए अम्बेडकर जी ने समझौता किया, और फिर पूना पैक्ट 1932 बना, जिसमें कि डिप्रेस क्लास को एक रिजर्व सीट्स दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्टोरेट, मतलब उनको सीटें तो मिल गई, लेकिन अगर जब भी कभी इलेक्शन होगा तो उसमें वोटर सभी लोग होंगे, वोट सब करेंगे, सिर्फ दलित नहीं करेंगे, दलितों को। नेक्स्ट, तीसरा कारण, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फेल एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट जुड़ा था, जब वो धीमे पड़ने लगा तो बहुत सारे मुस्लिमों को ऐसा भी लगने लगा कि उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ज़्यादातर सब जो पावर जो है वो ज़्यादातर किसके पास है? जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप हैं उनके पास है। इसकी वजह से क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम्स के रिश्ते जो थे वो धीमे धीमे खराब होने लगे। कई जगहों पे कम्युनल राइट्स भी हुए, दंगे भी हुए। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू री नेगोशिएट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में दोबारा से कोशिश करी कि वो एक साथ आ सकें, और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, was willing to give up the demand for separate electorate if the Muslim were assured reserve seat in Central Assembly. इनकी डिमांड क्या थी कि वो अपनी ये जो मुस्लिमों के लिए अलग से डिमांड मांग रहे थे, सेपरेट इलेक्शन करने की, सेपरेट इलेक्टोरेट करने की, तो ये डिमांड वो कह रहे थे हम पीछे हटा लेंगे अगर मुस्लिमों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट दे दी जाए। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, बट होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल
पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपियर्ड। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनकी जो मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो डिमांड थी इसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में पूरी तरीके से इसको मना कर दिया गया। और हिंदू महासभा के जो लीडर थे MR जयकर, उन्होंने मना कर दिया किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने का। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कमी आई। ये इसकी लिमिटेशंस थी। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स की इंडिया में इतना ज़्यादा एफर्ट चल रहा था तो कैसे सारे लोगों को कलेक्टिव एक साथ लाया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया था? दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब इसके लिए क्या किया जा रहा था कि जो हमारा इतिहास होता है, जो हमारे यहाँ के सॉन्ग्स थे, जो पुरानी कहानियाँ होती थी, प्रिंट, सिंबल, हर तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था लोगों के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को, फीलिंग को जगाने के लिए, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में आपकी। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो भारत माता की इमेज को क्रिएट किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम अपनी मातृभूमि के लिए लिखा 1870 में, जिसको बाद में उन्हीं के नॉवल आनंद मठ में जोड़ दिया गया। अबिन्द्रनाथ टैगोर मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट। अबिन्द्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की एक फेमस पेंटिंग को बनाया था। स्टूडेंट पहली पेंटिंग जो थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई है, और बाद में अबिन्द्रनाथ टैगोर ने। और अपनी अबिन्द्रनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें उन्होंने भारत माता को ऐसे दिखाया था कि वो एक एसेटिक फिगर है। एसेटिक जैसे हम उसको कहते हैं जो साधु होते हैं, तो उस तरह का फिगर दिखाया, बहुत ही शांत, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही स्पिरिचुअल। इस तरीके से भारत माँ की इमेज को बनाया गया था ताकि लोगों के अंदर भारत माता के प्रति जो भी नेशनलिज्म है उसको जगाया जा सके, उनकी फीलिंग्स को जगाया जा सके। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप करने के लिए नेशनलिस्ट क्या कर रहे थे, जगह जगह जाकर गाने गा रहे थे। जो हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनकी कहानियाँ विलेजेस में जा जा के लोगों को सुनाना, और जो लेजेंड्स होते थे उनकी कहानियाँ सुनाना। और इस कहानियों में मतलब पूरी तरीके से लोगों को ये पिक्चर दिखाई जाती थी कि कैसे मतलब कि भारत में विदेशी आए हैं और उन्होंने हमारी परंपरा को करप्ट कर दिया है, ख़राब कर दिया है। तो ये हमको अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। तो और हमारा जो इतिहास है वो कितना गर्व से भरा हुआ है। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफ़ी सारे बलाड्स को, जो गीत होते हैं, उनको इकट्ठा किया और इस तरीके से मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है वो मद्रास का दिया गया है। मद्रास नेताजी शास्त्री का। उन्होंने 4 वॉल्यूम कलेक्शन एक बुक बनाई जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, और उन्होंने सदर्न इंडिया के जो फोकलोर है, मतलब उसमें जो उनकी गीत कहानियाँ कह सकते हैं, उस तरह का कलेक्शन बनाया। उनका ऐसा मानना था कि हमारा जो नेशनल लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और लोगों की माइंड के थॉट्स को चेंज कर सकता है। स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था तो एक ट्राई कलर का फ्लैग भी बनाया गया था जिसका कलर रेड, ग्रीन और येलो था। उसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें 8 लोटस होते थे, कमल होते थे, पत्तियां होती थी। और ये जो लोटस जो होता था क्या दिखाता था, ब्रिटिश के 8 प्रोविंसेस को दिखाता था। इसमें एक आधा चांद भी होता था जो कि हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था जिसका रेड, ग्रीन, वाइट कलर होता था, और इसमें बीच में एक चक्र होता था सेंटर में जो कि गांधी जी की सेल्फ हेल्प को दिखाता था कि अपनी मदद खुद करें। और इस तरीके के फ्लैग को कैरी करके अलग अलग जगहों पे मार्च करके निकाला जाता था। तो इस तरीके से लोगों के अंदर कलेक्टिव भावना अपने देश के प्रति कैसे जगेगी, इसको दिखाया जाता था। द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।